नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके आया हूं उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण आज की हमारी जो श्रृंखला रहने वो आपकी करंट अफेयर समसामयिक की घटना से संबंधित रहने वाली है। जो ये समसामयिक की घटना है आपके फरवरी और जनवरी से संबंधित ये महत्वपूर्ण है। मैंने कोशिश की है कि यहाँ से निश्चित रूप में आपके क्वेश्चन बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आप देख पा रहे होंगे आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये कहता है कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कौन सा ये शतक लगाया है। यदि आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो निश्चित रूप में आपको ये पता होगा। ठीक है, ये 49वां था या 50वां था, 51वां या 92। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस श्रृंखला का आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं तो विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अपना ये शतक लगाया था वो आपका ऑप्शन सी 91 वाला ये शतक था। ये याद रखिएगा, विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के खिलाफ 91 जो वनडे शतक यहाँ पर जड़ा और भारत को यहाँ पर 6 विकेट से यहाँ पर क्या गई जीत दिला दी थी। आप सभी को ये पता होगा। और अगर इस पारी के आधार पर अगर हम कहें तो विराट कोहली ने यहाँ पर 14,000 रन भी यहाँ पर पूरे किए हैं और वो सबसे तेज रन बटोरने वाले ये भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और इनके नाम ये रिकॉर्ड आ चुका है। जैसे आपने देखा था अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें जो पहला पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें भारत ने 6 विकेट से मैच को जीत लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि आईआईटी मद्रास ने 21 फरवरी 2024 को कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर कराया था। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो मुझे बता सकते हैं कि आप लोग की इसमें इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता आयोजन किया था। रोबोटिक चैलेंज किया था या ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता थी या अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन था या स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपो थी। तो मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे निश्चित रूप में, अगर आपने समसामयिक की घटनाक्रम देखा हो या फिर आपने न्यूज चैनल में सुना हो, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता का यहाँ पर ये आयोजन कराया गया था। और आपको मैं बता दूं, जो आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली जो ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन कराया, जिसमें अगर हम कहें 150 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि जिन्हें भी थे वो इसमें शामिल हुए हैं। और इस प्रतियोगिता का अगर उद्देश्य अगर देखें हाइपर लूप तकनीक को क्या करना है, यहाँ पर बढ़ावा देना है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरा नंबर माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है। अगर आपको पता होगा तो ये आपके भारत में है, जापान में, इंडोनेशिया, फिलीपींस में है। तो कहाँ है बता सकते हैं? चलिए आंसर दीजिए। देखिए, आप देख तो रहे हैं मगर आंसर नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। आप ये इससे क्या होगा, जैसे आप आंसर देते हो, मेरे आंसर देने से पहले अगर आप ऑप्शन ए सी ऐसे करके लिख देते हैं तो इससे आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की जो क्षमता है या कहें जो आपकी याद करने की क्षमता है वो बहुत बेहतर होगी कि आप प्रश्न को किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपके इंडोनेशिया में है। और माउंट डुकोनो जो इंडोनेशिया के जो उत्तरी ये मालुक प्रांत है वहाँ पर ये स्थित है। और अगर हम कहें फरवरी 2025 में इसमें विस्फोट होने के बाद यहाँ पर जो विमान जितने भी इसके ऊपर से जाते थे उनके लिए चेतावनी जारी कर दी थी, क्योंकि जब ये जो ज्वालामुखी था जो ये फूटा था तो इससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में आपकी राख होगी और धुएं यहाँ से निकलने के कारण क्या होता है, जो आसमान में जाने के बाद क्या होता है, जितने भी उड़ानें हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या कर दिया गया था, तो राख और धुएं के कारण क्या कर दिया था, जितनी भी उड़ानें थी उन उड़ानों को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको रोक दिया गया था। अब यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कहता है कि मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। तो आपको ये बताना है। जितने भी बच्चे इस प्रश्न को जिन बच्चों को आता है तो वो आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर 15 अगस्त है, 12 मार्च है या 26 जनवरी है या 2 अक्टूबर है।
तो किस तिथि को अपना ये दिवस मनाता है? तो आपको मैं बता दूं, ये ऑप्शन बी जिन बच्चों का है तो बहुत बढ़िया है। तो ऑप्शन बी 12 मार्च को मॉरिशस क्या करता है, हर साल अपना जो 12 मार्च को अपना ये राष्ट्रीय दिवस ये मनाता है। अगर हम कहें जब ये ब्रिटिशरों से स्वतंत्र हुआ तो साल था आपका 1968 में ये स्वतंत्र हुआ है, और उसके पश्चात 1992 से ये गणराज्य बना, और उसके बाद जब गणराज्य बना तो उस तिथि से अगर हम कहें 12 मार्च 1992 से गणराज्य बनने की वर्षगांठ का प्रतीक के रूप में ये इस चीज़ को मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कितनी छवियों को याद किया था? देखिए, एक मेमोरी वर्ल्ड लीग हुआ था जिसमें कुछ छवियों को याद करना था, उन छवियों को एक निश्चित क्रम में लगाना होता है। तो उस कंडीशन में तो इस जो गोल्डन चैंपियनशिप थी, जो ये मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो इसमें कितने लोगों ने प्रतिभाग किया था? कितनी छवियां, अगर मैं कहूँ बेसिकली कितनी छवियों को याद किया गया था? 20 या 25 या 30 या 35? तो आपको बताना है कितनी छवियां यहाँ पर की थी। तो विश्वा राजकुमार ने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीत ली थी, तो इन्होंने इसमें कितनी छवियों को याद किया था ये आपको बताना। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो विश्वा राजकुमार ने जीती थी। तो इन्होंने कितनी छवियाँ याद करी थी? देखिए, क्वेश्चन बन गया तो यहाँ पर 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो आपकी 30 छवियाँ इन्होंने चलचित्र याद किए थे। और ये भारतीय हैं, पहले आपको मैं बता दूं, भारतीय जो छात्र है जो विश्वा राजकुमार ने क्या करा था, 30 छवियों को मात्र इन्होंने क्या करा था, अगर हम कहें इनका जो 8.40 सेकंड में इन्होंने क्या करा, जितने भी ये 30 छवियाँ हैं इनको सही क्रम में याद करके ये मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम कर ली। तो यह देखिएगा, ये खिताब इन्होंने जीत लिया था 2025 का। वहीं पर ही आप देख पा रहे हो कि 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि 2027 तक भारत की वार्षिक बिजली मांग कितनी प्रतिशत बढ़ने की संभावना यहाँ पर है? ठीक है, अब 2027 तक की हम बात करें कि भारत में बिजली की जो खपत होगी वो कितनी प्रतिशत बढ़ने की संभावना यहाँ पर है। 4.5% है, या 5.0% है, या 6.3% है, या 7.2%? कितने प्रतिशत यहाँ पर बढ़ने की संभावना है 2027 में? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। मैं तो ये कहूँगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो आंसर तो इतना दे ही सकते हो, आंसर देने में कोई कुरेज मत कीजिए। ये आपके लिए ही अच्छी बात है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं, आपसे इतनी मैं अपेक्षाएं कर सकता हूं। और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर जो खपत बढ़ने वाली है तो वो 6.3% यहाँ पर ये होने वाला है। अगर मैं बात करूं भारत की जो बिजली मांग की, अगर मैं बात करूं 2027 तक अगर कहें तो 6.3% जैसा आप देख रहे हो वार्षिक दर से ये बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो देश है वैश्विक बिजली मांग में वृद्धि में क्या होगा, 10वें पायदान पर ये आ जाएगा, अपना जो योगदान देगा। बेसिकली अगर मैं कहूँ बिजली दर पर अगर कहें ये 10वें पायदान पे ही आ जाएगा। और कोयला हो गया आपके, जैसे हमने कहा नवीनीकरण ऊर्जा का भी कहीं ना कहीं बढ़ावा यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जंतु जगत से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2024 में मध्य प्रदेश में जो गिद्धों की संख्या कितनी थी, अपने आप में रेयर प्रश्न है, अच्छा है। तो इसी महीने का प्रश्न है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे, ए है 8,397, 10,845, या 12,981, या 15,200। तो मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितनी है ये आपको बताना है। अब गिद्धों की संख्या कितनी हो सकती है बता सकते हैं? कोई भी बच्चा इसका इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करिएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, तो ये आपकी कितना है, बी ऑप्शन, यहाँ पर 10,845। ये जो संख्या है, अगर ये संख्या
2024 की बात है मैं बात करें, अगर हम 2025 के आधार पर देखें तो ये संख्या बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं गिद्धों की संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। ये पूछ रहा है, देखिए 2024 में कितनी थी, 2025 में कितनी थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूं 2024 में जो मध्य प्रदेश में जो गिद्धों की संख्या की हमने जो बात करी थी 10,845 ये थी। अगर हम देखें 2024-25 की बात करें, 25 में अगर बात करें तो ये संख्या बढ़कर कितनी होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो ये 12,991 ये जो है ये 2025 के आधार पर ये संख्या हो चुकी है, याद रखिएगा 2025 के आधार पर। और ये जो है ये आपके 2024 के आधार पर ये संख्या थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मध्य प्रदेश राज्य है ये गिद्धों की संख्या में सबसे बड़ा ये राज्य बन चुका है, जहाँ पर गिद्धों का संरक्षण या कहें गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दे रहा है कि आरबीआई का जो नया मोबाइल ऐप है आरबीआई डाटा कितने से अधिक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े तक पहुँच प्रदान कर सकता है। ये कहाँ से कहाँ तक ये अपनी आर्थिक वित्तीय आंकड़े ये प्रदान कर सकता है, ये कहने का मतलब है। तो बता सकते हैं 5,000 कह रहा है, 8,000 कह रहा है, 11,000 कह रहा है, 15,000 कह रहा है, तो इसमें से क्या हो सकता है बताए। देखा है, क्वेश्चन पढ़े होंगे आपने निश्चित रूप में। अगर आप समसामयिक की घटना या फिर न्यूज चीज़ें न्यूज़पेपर या न्यूज़ देखते हैं तो जो रील्स किस करने के चक्कर में रहते हो, ये अगर ये पढ़ लिया होता तो निश्चित रूप में इनके क्वेश्चन आपको आते। तो बता दूं इसका जो सही उत्तर है लिख लीजिए, जिसे आता है वो बहुत अच्छी बात है। ये 11,000, हाँ 11,000 का जो वित्तीय आंकड़े तक पहुंचने की क्षमता रखता है। जो आरबीआई का जो नया ये मोबाइल ऐप है जिसे हमने जो कहा कि आरबीआई डाटा, ये 11,000 से अधिक जो आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है। और इससे क्या होगा, जितने भी उपभोक्ता ग्राफ और ये चार्ट के माध्यम से क्या कहता है अपने जो डाटा है उसका विश्लेषण ये कर सकते हैं, तो ये अच्छी पहल है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 90 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई न्यूनतम मृत्यु 2.0 किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए है, ठीक है। नया मृतम देखिए जो लॉन्च किया गया है नया मृतम 2.0, तो किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए है, हृदय रोग के, नेत्र है, मधुमेह है या त्वचा के लिए है। तो बता सकते हैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं किस रोग के लिए है। देखिए जो समसामयिक की घटनाक्रम है वो आपके अनुसार नहीं आएंगे, इसी तरीके से समसामयिक की घटना बनती हैं, तो बता सकते हैं कि क्या है। तो अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके नेत्र रोग के लिए है। तो नयना मृतम 2.0 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक एआई संचालित ये प्रोग्राम है, एआई संचालित ये प्रोग्राम है जो ग्लूकोमा और साथ ही उम्र से संबंधित जितने भी मैक्यूलर डिसीज हैं जैसे नेत्र बीमारियों को कहीं ना कहीं शीघ्रता से पहचान लेता है और उनकी जांच में कहीं ना कहीं आसानी होती है। तो याद रखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सिटी बैंक पर आरबीआई ने कितने रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया है, कितनी धनराशि इसमें इन्होंने जुर्माना के तौर पर लगाया है, तो ये आपको बताना है। तो सिटी बैंक पर जो आरबीआई ने जो जुर्माना लगाया 10 लाख ही लगाया, 25 लाख लगाया, 39 लाख लगाया या फिर 50 लाख, तो आंसर दीजिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसका जो राइट आंसर है ये कहता है कि आरबीआई ने 39 लाख रुपए की या फिर क्या लगाई थी यहाँ पर इसमें जुर्माना लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जब ये सिटी बैंक पर जब ये 39 लाख का जब जुर्माना लगाया था, क्योंकि उसने क्या कहते हैं जो बड़े ऋण ढांचे और जैसे हमने क्रेडिट सूचनाएं होती हैं कंपनियों के क्या थे जो निर्देश होते हैं जो उसकी गाइडलाइन होती हैं उसका कहीं ना कहीं इसने पालन नहीं करा, तो उसके आधार पर इसको क्या लगा, ये जुर्माना लगा दिया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कहता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल संगम में कितने देशों के राजदूतों के साथ संवाद किया था, यह समीक्षा बैठक ली थी, ये आपको बताना है। 35 देश थे, 40 देश थे, 45 थे, 50 देशों के साथ। तो मुझे लगता है ये फरवरी मंथ की ही समसामयिक की घटनाक्रम में हमारी कोशिश ये रहेगी 2024 की जितने भी मंथ के सारी जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं सारे आपके सामने रखूंगा। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो निश्चित रूप में मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों जो ये
राजदूतों के साथ जो बैठक हुई थी वो 45, ऑप्शन सी 45 राजदूतों के साथ, विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं इन्होंने 45 देशों के जो राजदूत थे उनके साथ क्या है काशी जो तमिल संगम के तीसरे संस्करण में यहाँ पर तमिलों के जो प्रतिनिधि के संवाद किया इन्होंने, और जिससे भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है कहीं ना कहीं उस तक पहुँचने का कहीं ना कहीं एक शानदार ये पहल थी। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है 12वें नंबर का प्रश्न है, शांतिकांत दास को किस पद पर नियुक्ति किया गया? बता सकते हैं ये वित्त मंत्री के पद है, आरबीआई के गवर्नर थे, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव 2 थे, या फिर कैबिनेट सचिव। जितने भी बच्चे हैं शांतिकांत दास को जानते होंगे, यदि तो इसका आंसर भी आप लोगों को आता होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव दूसरे, ये है 2। ठीक है। जो शांतिकांत दास को अगर हम कहें जो प्रधानमंत्री कार्यालय की जो प्रशासनिक क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए और प्रधान सचिव 2 के रूप में इसको नियुक्ति किया गया है, और इनका जो कार्यकाल है जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक ये रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री का जो अगला टर्म नहीं आता है तब तक ये क्या रहेंगे, इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का प्रश्न है, सुनील भारती मित्तल को यूके में कौन सा सम्मान मिला है? देखिए सुनील मित्तल एक बिजनेसमैन है, पहले आपको मैं बता दूं। तो इनको यूके के गवर्नमेंट ने कौन सा ये सम्मान दिया है? गार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का दिया गया है, नाइटहुड की दी गई है, या भारत रत्न दिया गया है, या पद्मश्री। तो अगर यूके ने दिया है तो आप इन दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये तो भारत, ये 2 क्या होते हैं, भारत सरकार देती है इनको। अब बचिए 2, अब 2 में से आपको पिक करना है। अब यहाँ पर आप करें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिशर एम्पायर, तो इसमें या फिर नाइटहुड, तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो सुनील भारती मित्तल को यूके के जो भारतीय व्यापारी संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था, तो ये मानक जो उपाधि जो दी गई थी नाइटहुड से इसको सम्मानित किया गया। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से व्यापार में जो उपलब्धि हासिल करी थी उसके आधार पर इनको दिया गया था। आपको पता होगा नाइटहुड की जो उपाधि थी आपको रविंद्रनाथ टैगोर को भी दी गई थी, उन्होंने फिर इसको वापस कर दिया गया था, अगर आपको याद होगा 1913 में। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर का प्रश्न है कि जर्मनी चुनाव 2025 में AFD ने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे? 18.5%, 20.8%, या 25.3%, या फिर 30.2%। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही सलीके के साथ याद करते हुए, नोट डाउन करते हुए चलेगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो ये 20.8% ये करा था, क्योंकि जर्मनी में आप सभी को ये पता होगा कि 2025 के जब चुनाव में क्या होता है, AFD ने क्या करा था, अब तक का यहाँ पर क्या करा था, बहुत ही बेहतरीन प्रतिनिधि यहाँ पर करा था। तो उसके आधार पर 20.8% यहाँ पर वोट प्राप्त करे। और जर्मनी की जो राजनीति की स्थिति की मैं कहें तो कहीं ना कहीं इसने बहुत बड़ा बदलाव करा, क्योंकि एक पार्टी को बहुत बड़ा यहाँ पर वोट परसेंट यहाँ पर मिला था, तो इसकी वजह से बहुत शानदार जीत यहाँ पर हासिल की थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 15 नंबर का प्रश्न है, RBI द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 जो बनाई थी इसकी क्या थीम थी? तो यह बताना है आपको कि इसकी थीम क्या थी। RBI द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल भुगतान है, वित्तीय समावेशन है, या वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, या फिर बैंकिंग सुधार। तो बता सकते हैं तो इसका सही क्या हो सकता है इसका उत्तर? देखिए आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर, अगर आप नहीं दे पा रहे हो इसका आंसर तो थोड़ा सा और मेहनत करिए, समसामयिक की घटना को पढ़िए। ठीक है, आपका लोअर पीसीएस हो गया, आपके अगर मैं बात करूं लेक्चरर हो गया, आपके बहुत ढेर सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं भी आयोजित होने जा रही हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होंगे। तो इतना देखिए जो ये थीम थी ये वित्तीय साक्षरता, महिलाओं में समृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि RBI ने क्या करा था 24 से 28 फरवरी 2025 तक, अगर मैं बात करूं, ठीक है 24 से 28 फरवरी तक, ये 2 अभी मैं करंट ही लेके आ रहा हूं इनको, जो मुझे चीज़ें पता चली मैं उसके आधार पर ये आपके सामने रख रहा हूं। 2025 की जब मैं बात कर रहा हूं फरवरी, तो 24 से 28 फरवरी तक ये चलेगा ये कार्यक्रम, और
जिस जो वित्तीय सप्ताह की अगर मैं कहूँ 24 से 28 तक का ये वित्तीय सप्ताह में क्या करेगा, साक्षरता सप्ताह ये होगा, ये आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम अगर ने कहा कि आपकी वित्तीय साक्षरता महिला की जो समृद्धि के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवाहों का संरक्षण, जो गवाह होते हैं जो किसी केस पे जो अहम भूमिका अपने निभाते हैं, गवाह किसी को सजा या फिर उनको बरी करने का, यहाँ पर ये गवाह सर्वाधिक रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र या राजस्थान? तो बता सकते हैं किस राज्य द्वारा की गई है। अगर आपको आता है तो ये सोचिए कि आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो सोचिए कि आपकी स्थिति कितनी दयनीय है। तो मैं बता दूं हरियाणा है ये। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने क्या करा था, जो गवाहों की जो सुरक्षा नीति के लिए इन्होंने क्या करा, गवाह संरक्षण, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गवाह संरक्षण योजना 2025 यहाँ पर लागू करी। जो नए आपराधिक जो कानून हैं उनके तहत अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि आपराधिक कानून में भी बदलाव हुए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17वें नंबर का प्रश्न, तो इसका अब मुझे लगता है आप लोग आंसर दीजिएगा। ये कह रहा है कि कौन सी दवाइयों के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर हम देखें तो भारत सरकार ने ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके उत्पादन में और निर्यात में यहाँ पर क्या कर दिया, कहीं ना कहीं बैन लगा दिया है। तो क्योंकि ये प्रतिबंधित है, नशीले हैं, कहीं ना कहीं ये नशा को कहीं ना कहीं उत्पादित कर रहा है, तो अवैध रूप से इसका व्यापार होता था। तो पैरासीटामोल या इबुप्रोफेन था, या टैपोटाइडोलो या कैरिसोप्रोडोल था, या डाइक्लोफेना ये है, या एमिनोमिक्सिलिन है। तो कौन है बता सकते हैं, ABCD? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो ये दवा है सरकार ने क्या करा है, जो ये दवा है अवैध रूप में इसका व्यापार रोकने के लिए क्या करा था, इस उत्पाद पर क्या कर दिया था, सरकार ने प्रतिबंध लगाया, कहीं ना कहीं सख्ती इसमें लगा दी। जो टेलोटालोड यह है, कैरिसोप्रोडोल ये लिखा है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये कह रहा है कि RBI कितनी राशि की $रुपया वैक्सीन नीलामी आयोजित कर रहा है? ठीक है, स्वैप की अगर हम बात करें तो नीलामी कर रहा है, तो 5 बिलियन या 7.5 बिलियन या फिर 10 बिलियन या फिर 12.5 बिलियन? तो बता सकते हैं कि कितना करने जा रहा है RBI। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके 10 बिलियन। ठीक है, इतनी धनराशि को क्या कर रहा है, अगले हफ्ते ही अगर मैं कहूँ RBI अगले हफ्ते के जो सप्ताह में 10 बिलियन की यहाँ पर 3 वर्षीय डॉलर या कहें रुपये स्वैप नीलामी करेगा, जिससे क्या होगा, जब बैंकिंग प्रणाली में क्या होगा, नगद का जो प्रभाव को कहीं ना कहीं ये बढ़ा देगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर 19वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट 2025 कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में हुआ था, भोपाल में हुआ था, मुंबई में हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। बता सकते हैं कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जिसे आता है उसका आंसर देते हुए चलेगा। तो जो ये सबमिट किया गया था तो ये आपके भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश में। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करा था, जो भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा था, नई औद्योगिक नीति की यहाँ पर शुरुआत करी थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से नई औद्योगिक नीति की शुरुआत करी? तो वो कोई और नहीं आपके मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के भोपाल से एक की गई थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 25वें नंबर का प्रश्न है, PM मोदी ने मोटापे से लड़ने के लिए कितनी प्रमुख हस्तियों को नामित किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मोटापे से लड़ने के लिए कितनी प्रमुख हस्तियों को नामित किया था, या 5, 8, 10, 12?
तो बता सकते हैं कितनी हस्तियों को यहाँ पर वो किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका सी ऑप्शन, 10 हस्तियों को इसमें क्या किया था प्रधानमंत्री ने, जो मोटापे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए जो 10 प्रमुख हस्तियों को क्या करता है यहाँ पर नामित किया था, और लोगों को तेल की खपत कम करने का इसमें बेसिकली आग्रह करा, क्योंकि फैट जो आपके शरीर में फैट बढ़ा देता है वो तेल होता है, और उससे हार्ट की बहुत ज़्यादा डिजीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कहता है CSIR और NAST के बीच हुए समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो समझौते हुए थे उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था। व्यापार सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार, या सैन्य सहयोग, या सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो बता सकते हैं कि ये किस लिए किया गया था। तो CSIR और साथ ही NAST के बीच जो हुआ था वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में कहीं ना कहीं ये प्रमुख समझौते हुए थे, क्योंकि ये जो समझौता था भारत और नेपाल के वैज्ञानिकों के बीच ये अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिससे जैविक विज्ञान और साथ ही जल तकनीक और साथ ही कहें जैसे भी जो हम कहें जो सौर ऊर्जा की जब हम कहें वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नवाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए, नए नए इनोवेटिव आइडियाज हम लेके आए, तो इसलिए इसमें किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट डाउन करिए। मुझे लगता है आप लोगों को इसका अगर प्रश्न आता है तो इसका आंसर दीजिएगा। अभी 2-4 दिन पूर्व में ही ये सत्र जारी हुआ था, यूपी सरकार का बजट यहाँ पर पेश किया गया था। वो बजट कितने करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर जारी किया गया था ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश सरकार का 2025 और 26 का जो बजट कितना है, 7.5 लाख करोड़, या फिर 8.9 करोड़ रुपया, या 6.75 लाख करोड़ है, या फिर 9.2 लाख करोड़ का बजट यहाँ पर जारी कराया। तो उत्तर प्रदेश ने कितने लाख करोड़ का यहाँ पर बजट जारी किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, मुझे लगता है अनुमान लोग ने दे दिया होगा, नहीं भी दिया होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बजट जारी किया गया था ये 8.09 लाख करोड़ का ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। यूपी का अगर हम बात करें, अभी तक के इतिहास की अगर हम बात करें, अभी तक का यूपी में इतना अधिक, अगर मैं बात करूं, इससे बड़ा बजट आज तक पेश नहीं किया गया था। अगर जो मैं बात करूं RD और IT, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या रहा विशेष ध्यान केंद्रित रखा है, और साथ ही जो आर्टिफिशियल एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस हैं, या सिटीज़ हैं, या साइबर सुरक्षा अनुसंधान हैं, और तकनीकी पार्क कहीं ना कहीं बनाने की जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं के लिए भी ये धनराशि यहाँ पर जारी की गई है। अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट अभी तक जारी किया गया है, तो यूपी में याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 23वें नंबर का है कि भारत का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला बाईफेशियल जो सोलर प्लांट जो स्थापित किया गया है, जो मुंबई मेट्रो में किया है, बेंगलोर मेट्रो में किया है, दिल्ली मेट्रो में, कोलकाता मेट्रो में, तो किस स्थान पर इसको स्थापित किया गया इस प्लांट को, तो आप लोगों को अगर पता है तो बताइए, मूक दर्शक मत बनिएगा। अगर मूक दर्शक बना है तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा बड़े ही विनम्रता के साथ कि आप लोग इस श्रृंखला को यहीं पर अगर आप छोड़ दें तो बेहतर है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो कंटिन्यू, चाहे आंसर गलत भी हो तो कोई इसमें कुरेज नहीं होना चाहिए आपको आंसर देने में। ठीक है, गलती तो होगा, गलती से ही तो हमें सुधार होता है। कहते हैं ना कि जब हमें ठोकर लगती है तब हमें अपनी औकात का पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। ठीक है, हम कितने गहरे पानी में। ठीक है, मेरे शब्दों को ज़्यादा वो मत लेके चलेंगे क्योंकि मुझे आपको मोटिवेट करना है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये दिल्ली मेट्रो में इसको स्थापित किया गया है, दिल्ली के ओखला विहार जो रेलवे स्टेशन है, तो उस जगह पर ये सोलर प्लांट को स्थापित किया गया है। दोनों दिशाओं से जैसे सूर्य की जो
किरणें हैं उनको अवशोषित कर कर अधिक ऊर्जा का कहीं ना कहीं ये प्रड्यूट करेगा, उससे और चीज़ों को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि SBI कार्ड की जो नई MD और CEO बनी है वो कौन है। ये रेखा शर्मा है, ये सलीला पांडे है, ये वंदना टंडन है, तो ये किरण बंसल है, तो कौन है ये बता सकती हैं आप मेरे को। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो आंसर तो दे ही सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है सलीला पांडे हैं। तो सलीला पांडे को SBI कार्ड की जो नई MD और साथ ही CEO के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, और जो ये अपना कार्यभार जो संभालेंगी, तो ये 1 अप्रैल 2025 से ये कार्यभार संभालेंगी। याद रखना, 1 अप्रैल 2025 से ये कार्यभार संभालेंगी। इससे पहले ये जो भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख जो महाप्रबंधक होते हैं ना, उस पद पर भी ये कार्यरत थी, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 25वें नंबर का प्रश्न कहते हैं कि 2024 में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला। तो ये आपको बताना है। तो BBC जो इंडियन स्पोर्ट वुमन है उसका वुमन ऑफ द ईयर का खिताब ये किसे मिला है। साक्षी मलिक, कॉलिन लेखरा को मिला है, ये मनु भाकर को मिला है, PV सिंधु को मिला है, तो किसे मिला है बता सकते ही हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसका जो सही उत्तर है ये मनु भाकर है। ठीक है, मनु भाकर को ये दिया गया है। तो भारतीय, अगर आपको सभी को पता हो कि भारतीय निशानेबाज है, क्योंकि मनु भास्कर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उन्हें पेरिस ओलंपिक 2025 में जिस प्रकार से इन्होंने 2 पदक जीत कर इन्होंने इतिहास रच दिया था, और ये जो 2 पदक इन्होंने जीते थे ना, इसी उपलब्धि पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ, ये खिताब प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन चुकी है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब प्राप्त करने वाली जो वुमन है वो आपकी पहली भारतीय महिला बन चुकी है, मनु भाकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहे हैं NAVDEX 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने कौन से पोत प्रदर्शित किए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन से पोत यहाँ पर इन्होंने जारी किए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि विमान वाहक पोत है, युद्ध टैंकर है, फास्ट पेट्रोल वैक्स ऑफ शोर पेट्रोल वेस करके लिखा है FPV और OPV, तो यह पनडुब्बी। तो सही उत्तर क्या हो सकता है इसका बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन C है, FPV और OPV ये है। और ये जो अगर मैं बात करूं, जो GSL ने क्या करा था, NAVDEX 2025 में जो स्वदेशी डिजाइन किए गए ये पोत हैं, इनको किसी भारत में इनको निर्मित किया गया, इन्होंने भारत में ही इनको डिजाइन किया गया। याद रखिएगा, ये जो बेसिकली है, ये जो हमारी नौसेना है, ये नौसेना और साथ ही जो हमारे तटरक्षक बल हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी ताकत को बढ़ाने में कहीं ना कहीं ये सक्षम रहेगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमारे उत्तराखंड में अगर बात करूँ, उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पारित नए भू कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था। अभी आपको पता है कि हमने भू कानून हम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मगर हमने जब भू कानून अभी 2 दिन पूर्व में ही अगर मैं बात करूँ, जब संसद में इसे पास किया गया तो क्या निकला, ढाक के 2 पात। जो उद्देश्य जिन चीज़ों के लिए हमने भू कानून की मांग करी थी वो उसमें चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो इसमें जो कह रहा है, भू कानून का मुख्य उद्देश्य बाहरी राज्यों के लोगों को भूमि खरीदने की अनुमति देना, या प्राकृतिक संसाधनों और संस्कृति की पहचान की सुरक्षा करना, उद्योगों को अधिक भूमि आवंटित करना, या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो मुख्य उद्देश्य इसमें दिया गया है, ये ऑप्शन B आप सभी को पता होगा, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। हमने इसका मुख्य उद्देश्य, नए कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना था। ठीक है, अगर हमने जो कहा था कि इसमें जो हमने कह रहे थे कि बाहरी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के राज्य में, किसी भी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट में उनको शामिल नहीं करना है, और ना ही हमें अपनी जो
भूमि है बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जिस प्रकार से जीएनके में थी उसी तरीके से अगर उत्तराखंड में भी होता है, आने वाले समय में उत्तराखंड के जितने भी जो वासिंदे हैं वो अपनी ही भूमि में नौकर बन के रह गए हैं, ये किसी से अछूता नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भू कानून के तहत अगर हम कहें जो बाहरी राज्यों को लोगों ने क्या करा था, उत्तराखंड के जो 11 जिले हैं, 11 जिलों में वो क्या कहते हैं किसी भूमि नहीं खरीद सकते हैं। देखिए सरकार ने क्या करा, हमने मांग क्या उठाई थी, हमने कहा था कि बाहरी व्यक्ति कोई भी उत्तराखंड में क्या करेगा, अपनी भूमि नहीं खरीद पाएगा। अब इसमें सरकार ने क्या करा, हमने कहा कोई भी लैंड नहीं खरीद पाएगा, तो सरकार ने ये कह दिया इसमें जो पारित कर दिया गया कि वो कृषि भूमि नहीं खरीदेगा। और भूमि तो अगर जो बंजर पहाड़ों में अधिक से अधिक कहाँ ज़्यादा लोग बाहरी लोग बस रहे हैं, पहाड़ों में ही तो बस रहे हैं। तो पहाड़ों में अगर बस रहे हैं तो पहाड़ों में कहीं कृषि भूमि तो है नहीं, तो पहाड़ों को खोदे जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो कहा था कि हमने मांग उठाई थी कि 11 जिलों में जो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, और जिससे राज्य की जो परिसंपत्ति है या कहें जो पारिस्थितिकी और जो भू संतुलन यहाँ पर सुरक्षित रहेगा इस तरीके से। तो हमारे जो राजनेताओं हैं उन्होंने उत्तराखंड को कहीं ना कहीं खंड खंड करके ये रखेंगे, ये निश्चित रूप में ये कर दिया गया है। कहते हैं कि हमने कृषि भूमि को नहीं दे, कौन देगा कृषि भूमि, जो जिनके पास बेनाम भूमि है या फिर जो जंगल जैसे एरियाज है उनको तो बेच ही रहे, उससे क्या हो रहा है, रिसोर्ट बन रहे हैं तो लोग उससे कमा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 28वें नंबर का प्रश्न है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, ये दिल्ली की सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर कौन ऐसी जो महिला है जो अभी बनी है, तो इससे पूर्व अगर हम बात करें शीला दीक्षित थी, उसने सॉरी आशीती थी, फिर अरविंद केजरीवाल थे, फिर शीला दीक्षित थी, ठीक है। अब जो वर्तमान में बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। ये पहली दफ़े ये विधायक रही और पहली दफ़े विधायक बनकर जीत के आई, तो इनको पहली ही टर्म में मुख्यमंत्री की पद की यहाँ पर शपथ दिला दी गई थी। बीजेपी ने क्या करा, 26 साल बाद दिल्ली में ये सत्ता कहीं ना कहीं ये अपनी सत्ता को हासिल करने में ये कामयाब रही और मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कह रहे 29वें नंबर का IALA में भारत कौन सा पद प्राप्त हुआ है, ठीक है। AILA में भारत को कौन सा पद प्राप्त हुआ, अध्यक्ष का हुआ है, उपाध्यक्ष का हुआ है, महासचिव का हुआ है या कोषा अध्यक्ष का पद हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको मैं बता दूं इसमें जो ये पद भारत को मिला है, ये उपाध्यक्ष का, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं जिसे हम, तो उसका ये पद मिला है। तो भारत को सिंगापुर में जो ये आयोजित पहली जो महासभा हुई थी, इसमें IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर चुना गया है, जिससे वैश्विक समुद्री रक्षा में कहीं ना कहीं भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमि को निभा सकता है और मजबूती के साथ उन चीज़ों को रख सकता है। तो इस पद पर उपाध्यक्ष के तौर पर भारत आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर दिया है लीडरशिप कन्वेंशन 2025 का उद्घाटन किसने किया, SOUL लीडरशिप कॉन्वेंशन 2025 का उद्घाटन किसने किया, तो राहुल गांधी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने किया था। आई थिंक आप सभी को पता होगा जितने भी चीज़ें उद्घाटन इत्यादि होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पहली दफ़े इस लीडरशिप कन्वेंशन का उद्घाटन किया, जिससे कि जो नेतृत्व विकास और साथ ही जो सार्वजनिक नीतियों को कहीं ना कहीं केंद्रित किया जा सकता है, तो इस पे एक था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि CPCB की रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा जल में जो प्रदूषण की जो मात्रा पाई गई थी, आपको पता होगा ये क्या होता है, जल की और वायु इत्यादि की क्या कहते हैं, ये गुणवत्ता को जांचता है। जितने भी लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी, आपको पता है कि उसमें सीवर का पानी इतना ज़्यादा गंदा था कि उसमें डुबकी लगाना भी आपके लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित ये हो गया था। जिस प्रकार से न्यूज़ या जो आंकड़े जारी किए गए हैं भारत सरकार ने, तो ये तो पीने लायक है कि आचमन करने लायक भी ये पानी नहीं था और लोगों ने इसमें डुबकी मारी।
तो कहीं ना कहीं इससे हमें बैक्टीरियाज का भी खतरा होता है। तो यहाँ पर आर्गेनिस, लेड या फीकल कॉन्फिफ्रॉम या क्लोरीन, इसकी मात्रा किसकी मात्रा सबसे अधिक थी, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं ऑप्शन सी, फीकल कॉन्फिफॉर्म की मात्रा सबसे अधिक थी। ये जो थी महाकुंभ के दौरान, जब जल का जो ये फीकल कॉन्फिफॉर्म की मात्रा जो उसकी जो अनुमानित जो समय सीमा होती है, कहें जो उसकी जो मात्रा होती है उसकी सीमा से ये अधिक पाया गया था, जिससे कि क्या था, जिससे सीवरेज का प्रदूषण उजागर हुआ। क्योंकि इस नदी में तो सीवरेज के जितने भी पाइप थे या फिर जितना भी पानी था इसी में ही आ रहा था, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित, बहुत गंभीर माना गया था। क्योंकि सदन में भी इस पर आवाज़ उठी थी, सीपीसीबी ने क्या करा था, इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर ये माना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 32वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान बजट 2025-26 के तहत कितनी सरकारी भर्तियां पूरी की जाएंगी, जो ये लक्ष्य रखा गया था, ये आपको बताना है। इस तरीके से अगर उत्तराखंड सरकार भी करता तो कितना अच्छा रहता। तो बेसिकली यहाँ पर कहता है कि 50,000 या 75,000 या 1,25,00,000, ये 1,25,000, ठीक है, या फिर कहें 2 लाख के आसपास। तो कितनी भर्तियाँ इस 2025-26 के तहत राजस्थान सरकार देने जा रही है, तो आपको बता दूं यहाँ पर जो कह रहा है ये 1,25,000 क्या होंगी, इतनी सरकारी भर्तियाँ ये पूरी की जाएंगी कह रहा है। क्योंकि ये घोषणा तो नौकरियों की घोषणा की थी, जिसमें जितने भी विभाग हैं राजस्थान में, उन राजस्थान की जितने भी खाली जो भी रिक्त पद हैं उनकी आख्या मांग ली गई हैं। अब देखते हैं ये कहने और कथनी में कितना फर्क रहता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 33वें नंबर का प्रश्न है, यूपी विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस बनने वाली देश की ये पहली विधानसभा है। तो आपको पता होगा यहाँ पर अभी इस जो भी ये सदन चल रही थी, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि विधानसभा में अपनी अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर सुरक्षित है, जो भी लोग, जो भी विधायक या भी जो भी माननीय सदस्य है, वो अपनी अपनी भाषा में अपनी सजग होकर वहाँ पर, आप चाहे वो हिंदी हो, अवधी हो या ब्रिज हो, भोजपुरी हो, बुंदेली हो, अंग्रेजी में भी वो अपनी सुविधा के अनुसार वो वार्तालाप कर सकता है। तो उसका एक क्या कर दिया गया है, एक अनुवाद सुविधा लैस एक ये प्रकोष्ठ बनाया जा रहा है। देश की पहली ये विधानसभा होगी। तो उसमें विपक्ष के जितने भी सदस्य थे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने ये भी उसमें ट्वीट किया था कि उर्दू पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो योगी जी का एक कहा था कि भैया ये लोग देश को उर्दू पढ़ाएंगे और उर्दू पढ़ा के कटमुल्ले पैदा करेंगे। तो इस तरीके के विवादित बयान उन्होंने दिए थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी के अधिक से अधिकांश जो शब्द हैं बिना उर्दू के वो संभव नहीं हो सकता है। तो उर्दू को भी स्थान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ था, क्योंकि यूपी विधानसभा में अनुवाद सुविधा से लैस बनने वाली ये पहली विधानसभा होगी, जहाँ पर आपके हिंदी हो गया, अवधी हो गया, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेली हो गया और साथ ही आपकी अंग्रेजी की सुविधा का भी अनुवाद यहाँ पर होगा। तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 34वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है। तो आपको ये बताना है 10 मार्च को या फिर आपके 19 फरवरी को या 5 अप्रैल को या क्या है यहाँ पर 25 मई को। तो बता सकते हैं किस तिथि को मनाई जाती है। सभी लोग अगर पता है तो बताइएगा। अभी अभी मनाई गई थी, इसी मंथ बनाई गई थी। तो ये जो था 19 फरवरी को मनाया गया था, क्योंकि महाराज जो शिवाजी महाराज की जयंती की अगर मैं बात करूँ 19 फरवरी को ये मनाई जाती है। वो मराठा साम्राज्य के क्या संस्थापक के रूप में थे और उनकी जयंती को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है। ठीक है, गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हो रहा है। तो यहाँ पर रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आता है तो कमेंट करें, नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, बस आप इन प्रश्नों का उत्तर देना सीख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है ये जापान के साथ होने जा रहा है।
क्योंकि ये जो सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच ये होगा, इसका मेन उद्देश्य क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां हैं इन अभियानों में क्या है, कहीं ना कहीं इनको रोकना और कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करना और युद्ध कौशल को कहीं ना कहीं बेहतर करना, उसको बढ़ावा देना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 36वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि केरल सरकार द्वारा एक्सवाइड दवाओं के जो एक्सपायरी जो दवाओं को सुरक्षित निपटान योजना का नाम दिया गया है। ठीक है, जो ये दवाओं को सुरक्षा निपटान की योजना का नाम दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, ये ग्रीन रॉस है या सेफ मेड है या एनरूब्ड ये दिया है, तो यहाँ पर एरो फार्मा है, ECO फार्मा, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है जो वो NP रोड है, तो याद रखिएगा। इस योजना में एक्सपायर्ड और साथ ही अनुपयोगी दवाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से कहीं ना कहीं निपटाने के यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रदूषण को भी बहुत कम से कम नुकसान किया जाए, उसको प्रदूषित ना हो, तो इसका मेन ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप 37वें नंबर का प्रश्न दे, भारत और कतर के बीच किन क्षेत्रों में रणनीति साझेदारी को मजबूत बनाने की सहमति बनी है? ऊर्जा और शिक्षा, व्यापार और निवेश, सुरक्षा और तकनीक और उपरोक्त सभी। तो इस कंडीशन में आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। मुझे लगता है अनुमम सभी बच्चे उपरोक्त सभी की तरफ जा रहे होंगे, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये सभी निवेश भारत और कतर के बीच ये होने जा रही है। भारत और कतर ने व्यापार, निवेश, सुरक्षा, शिक्षा, तकनीकी जो क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रणनीति साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए ये समझौते पर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर कर दिया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 29वें नंबर का प्रश्न। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उसका उद्घाटित किया गया है? तो याद रखिए, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, तो कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? जयपुर में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, तो दोस्तों कहाँ किया गया है बता सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये जो अनूठा म्यूजियम मौसम भवन जो नई दिल्ली में स्थित है, जो अगर हम कहें IMD की जो 150वीं वर्ष की यात्राओं को चित्रों और कहीं ना कहीं भित्ति चित्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट बेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 संगोष्ठी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। NGT या REIAI या CPCB या UNEP किसने किया गया था? तो आपको मैं बता दूं, जो ये किया गया था ऑप्शन बी REIAI ने ये किया था, क्योंकि रिसाइकलिंग और जो हमने कहा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो इसमें ये जो हमने कहा रिसाइकलिंग एंड एडवेंचरमेट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका नाम है, इसने क्या करा है, संगोष्ठी का उद्घाटन किया, और जिसमें कचरा प्रबंधन और साथ ही उसका जो पुनः चक्र किस तरीके से उसको किया जाए, तो उस पर चर्चा वार्तालाप ये हुई थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय जो संस्थान है वो शीर्ष पे रहा। ठीक है, तो इसमें अगर हम शीर्ष पे रहने वाले विद्यालयों की बात करें, या फिर दिल्ली IIT दिल्ली थी, ये IIC बेंगलोर थी, ये IIT मद्रास था, IIT बम्बई थी, तो कौन सा था? तो आपको बता सकते हैं। तो इस बार जो वह रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में जो रहा, तो वो IISc बेंगलुरु रहा। तो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में IICS बेंगलोर भारत का क्या शीर्ष विश्वविद्यालय रहा, जबकि जो IIT दिल्ली हो गया और IIT मद्रास को भी सूची में शामिल किया गया थे। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 40वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि मध्य प्रदेश ने
भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति कब लॉन्च की? ठीक है, भारत की पहली जीसीसी समिति कब नीति कब लॉन्च की थी? 2020 में, 2023, 2025, 2027। तो ये आपको बताना है मध्य प्रदेश ने। तो ये 2025 में, ठीक है, ये की गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश ने क्या करा था 2025 में भारत की जो पहली जीसीसी नीति लॉन्च की, जिसका उद्देश्य क्या था, आईटी और साथ ही जितने भी अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नौकरियों का कहीं ना कहीं उत्पादन करना, ये सुनिश्चित किया गया था। अब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश की जीसीसी ने नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश की जीसीसी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विकास, वित्तीय और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, या खेल प्रोत्साहन, या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका मुख्य कारण? तो आपको मैं बता दूं, इसमें कहता है कि वित्तीय और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता। तो जो ये नीति का जो लक्ष्य रखा गया था, जो आईटी और साथ ही वित्तीय और साथ ही जो इंजीनियरिंग और साथ ही उभरती तकनीक में उत्कृष्टता का कहीं ना कहीं प्रदर्शन ये करे ये राज्य, तो इसलिए इसको रखा गया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार के लिए एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, देख लीजिए, लॉन्च किया। ठीक है, जो लॉन्च किया था किसान या फिर युवा नवाचार या बुजुर्ग या महिलाएं। तो किसके लिए इसे लॉन्च किया गया था? तो आपको बता दूं, युवा नवाचार के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इंटर्नशिप की अगर मैं बात करें तो ये जो था, ये जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं 1 लाख युवाओं को भारतीय नवाचार और साथ ही एआई जैसे जो टूल्स आ रहे हैं आजकल, उसमें कुशल बनाना, और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है कि रोज से रोजगार को कहीं ना कहीं अपना बना सकें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 44 नंबर का, पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम कहाँ आयोजित हुए थे? पहले जो ओलंपिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गेम हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? तो यहाँ पर टोक्यो, पेरिस, रियाद या न्यूयॉर्क, अगर आपको आता है तो बताइए। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, देखिए हमने यहाँ पर ई स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ आयोजित होंगे, ये आपको बताना है। टोक्यो में होंगे, पेरिस में होंगे, रियाद में होंगे, तो ये न्यूयॉर्क में होंगे। तो आपको बता दूं, तो जो ये होंगे ये आपके रियाद में होने जा रहे हैं। तो ये पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में सऊदी अरब के रियाद में ये आयोजित होंगे। सऊदी अरब के रियाद शहर में ये आयोजित किए जाएंगे, याद रखना। अब 45वें नंबर का प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। ज्ञानेश कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्री, या मुख्य चुनाव आयुक्त, या रक्षा मंत्री, या राज्यपाल के तौर पर? तो ज्ञानेश कुमार को अगर हम बात करें तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 46वें नंबर का प्रश्न है कि भारत ने पहली बार किस देश को समुद्री मार्ग से अनार निर्यात किया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, किसको यहाँ पर अनार निर्यात किया था? तो समुद्र के मार्ग से वो जो आयात किया गया था, अगर आपको आता है तो कमेंट करो, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, सब लोग कमेंट करें। तो ये जो निर्यात किया गया था ये ऑस्ट्रेलिया को किया गया था। तो भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को समुद्री मार्ग से किया था। उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पर अनार निर्यात किए थे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नई दिल्ली में पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय संवाद बैठक कब आयोजित होगी, ये आपको बताना है। 25 जनवरी 2025 को, 26 फरवरी 2025, या फिर मार्च 2025, जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025। तो बता सकते हैं जो ये बैठक आयोजित हो रही है इसी मंथ ये आयोजित हो रही जा रही है। अगर मैं आपको इसकी तिथि भी बता दूं, 24 से 25 फरवरी 2025 में नई दिल्ली के जो भारत मंडप भवन है, तो वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस जगह पे आयोजित हो रही, तो भारत मंडप भवन में से आयोजित की जा रही है, तो यह देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य 6000
किस परियोजना के तहत विकसित की गई है, ठीक है, किस परियोजना के तहत इसे विकसित की गई है, मंगलयान, चंद्रयान, समुद्रयान या फिर आपके गगनयान। तो बता सकते हैं किस परियोजना के तहत ये किया गया है। तो जो ये किया गया है ये आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता है तो इसको नोट करिए। समुद्र यान से किया गया है, क्योंकि अगर हम मछलियों की बात कर रहे हैं, मत्स्य 6000 की जब हम कहते हैं समुद्र से रिलेटेड ये लेके चलिए, तो मत्स्य 6000 की जो हम बात करें को समुद्री यान परियोजना के तहत गहरे समुद्र का अवशेषण के लिए विकसित किया गया। गहरे समुद्र में गोता किया जा सकता है, उसका रहस्यों का पर्दा उजागर किया जा सकता है। क्या रहस्य है, अभी हमने तो ओशियन को कुछ ही % अभी एक्सप्लोर किया है, पूरा अभी तो रहा है। अगर हम कहें 100% में से सिर्फ 10% भी हमने नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे उड़ीसा बजट 2025-26 में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य में दिया गया, कृषि क्षेत्र में दिया गया, सिंचाई में दिया गया, पर्यटन में दिया गया या शिक्षा में दिया गया। तो आपको बताना है। देखिए जो प्राथमिकता दी गई है उड़ीसा सरकार द्वारा वो कृषि और सिंचाई में दी गई है। उड़ीसा सरकार ने क्या करा, जो कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर देखिए 2.90 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर किया गया है, बजट जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, इसको नोट डाउन करिए। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे MSMES के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य है। तो ये म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है, कृषि सब्सिडी है, बिना गारंटी के लोन है, या स्वास्थ्य बीमा है, या शिक्षा अनुदान है। तो इसका जो सही उत्तर है, तो आप अगर देने में सक्षम हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना आपका जोर चल सकता है ना मेरा जोर चल सकता। तो इसमें बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया है, ठीक है, बिना गारंटी के इसमें क्या कहते हैं, ये लोन देने की बात करी, जिस योजना को बिना गारंटी के 100 करोड़ रुपए का लेन देन यहाँ पर प्रदान करती है। याद देखिएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 91 नंबर का प्रश्न है कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है। 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। तो ये आपको बताना है। तो जो वैश्विक पर्यटन लचीलापन है तो ये जो मनाया जाता है ये 17 फरवरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो ये दिन है ना साल का, जो हर साल का ये दिन होता है 17 फरवरी को ये मनाया जाता है। इससे क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में से स्थापित किया था, और ये दिन जो वैश्विक पर्यटन उद्योग को कहीं ना कहीं लचीला और क्षमता पर चर्चा करने का कहीं ना कहीं अवसर ये प्रदान करता है। तो यह देखिएगा। अब यहाँ 52 नंबर का प्रश्न देखा, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था। अगर हम ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रश्न भी बड़ा ही मार्मिक है। तो यहाँ पर मस्कट ओमान, दिल्ली भारत, बैंकॉक थाईलैंड, तो या माले या मालदीव में। तो ये कहाँ गया था, तो जो ये इसका आयोजित किया गया था 8वां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करें तो ये ऑप्शन है मस्कट ओमान में किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था 16 से 17 फरवरी को मस्कट ओमान में इसको आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है जो समुद्री साझेदारी को कहीं ना कहीं एक नया आयाम देना, उस पर चर्चा करना, जिसे भारतीय जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने इसने क्या करा, अपने विचार रखे थे। ठीक है, दोनों देशों के मध्य ये जो हुए थे, जो 8वां सम्मेलन हुआ था हिंद महासागर सम्मेलन में, जयशंकर जो थे उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया गया था। तो यह देखिए नकाशा, यहाँ पे देख पा रहे होगे, नकाशा पहल किस राज्य ने शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत की थी वो आपके बता सकते हैं, मध्य प्रदेश ने की थी। मध्य प्रदेश ने शुरुआत की थी। इसका जो पहल जो शुभारंभ जो किया गया था मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन में इसको किया था। और नकाशा का जो उद्देश्य है ये शहरी भूमि सर्वेक्षण प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं आधुनिक बनाना है। इससे क्या होता है, जो भूमि विवादों को कहीं ना कहीं कमी से लाया जाएगा।
अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि भारत और श्रीलंका के बीच खनिज साझेदारी किस विषय पर चर्चा की गई है। ग्रेफाइट, लिथियम या कोयला, तांबा या बीच सैंड या ग्रेफाइट या स्वर्ण और लोहे की। तो आपको मैं बता दूं, जो भारत और श्रीलंका के बीच जो अभी हाल फिलहाल में ही जो ये समीक्षा बैठक हुई थी, बीच सैंड और साथ ही जो ग्रेफाइट से संबंधित ये चर्चा हुई थी, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच ये क्या था, विशेष रूप से जो बीच सैंड और साथ ही आपके ग्रेफाइट संसाधनों पर यहाँ पर चर्चा की थी। और दोनों देशों के बीच जो खनिज संसाधनों के सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कहीं ना कहीं ये बेहतर कदम उठाने की एक दिशा में एक नया कदम है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। तो अब बात करते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 55वें नंबर का, भारत ने कौन सा सबसे बड़ा 10 टन पोर्टेलेंट मिक्सर विकसित किया था। तो यह पोर्टेलेंट मिक्सर ये विकसित किया था जलवायु पोर्टेलेंट मिक्सर है, या रॉकेट पेटलेंट मिक्सर है, या अंतरिक्ष है, या फिर ध्रुवी पोर्टोलेंट मिक्सर है। तो बता सकते हैं, तो जिसे आता है तो वो दीजिए आंसर। तो यह था ऑप्शन बी, रॉकेट प्रोपेलेंट ये मिक्सर है। तो भारत ने ये रॉकेट मोटर्स, जो रॉकेट मोटर्स के लिए इसे सबसे बड़ा 10 टन पोर्टोलेट मिक्सर विकसित किया था। ये जो मिक्सर है ठोस पोर्टलेंट सामग्री को सटीक और सुरक्षित रूप से मिलान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो यह देखिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एडेनोइस, यहाँ पर ADNOC गैस ने इंडियन ऑयल के साथ कितने साल का LNG आपूर्ति समझौता किया है? 5, 10, 14 या फिर कहें 20 साल के लिए। तो बता सकते हैं कितने साल के लिए करार हुआ है। तो दोस्तों इसको जो करार किया गया है तो वो आपके 14 साल के लिए करार किया गया है। ADNOC गैस ने इंडियन ऑयल के साथ अगर कहें 14 साल के लिए यहाँ के लिए जो ये दिया गया है LNG आपूर्ति करने के लिए दीर्घकालीन समझौता किया, जिससे क्या होगा, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, आई थिंक 100%। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि 97 नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली और भारत में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, जिनपिंग चीन में हुआ था, या जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो किस जगह पर ये हुआ था आपको ये बताना है। तो दोस्तों जो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ था तो वो आपके जो हुआ था ये आपके ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। तो ब्राज़ील ने घोषणा की थी कि भैया जो ब्रिक्स सम्मेलन, जो शिखर सम्मेलन है, इसमें 2024 में ये 6 से, अगर मैं कहूँ, ये 6 से 7 जुलाई के मध्य ये हुआ था को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा। या देखिएगा इसी साल ये होगा, 2000 ये 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में इसको आयोजित किया गया, जिससे कि ब्रिक्स जितने भी देश थे उनके नेताओं ने इसमें प्रतिभाग किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्लोनवेल ने ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते थे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, या सर्वश्रेष्ठ चित्र, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो ये आपको बताना है। क्लोनवेल ने क्या करा था? ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित और 4 पुरस्कार जीते, जिसमें उत्कृष्टता फिल्म और साथ ही अनुकूल पटकथा के लिए ये चुनाई गई थी। तो याद देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ चलचित्रों के लिए इसे चुना गया। तो अगला प्रश्न है, ये आप देख पा रहे होंगे, RCAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपको बताना है, किसे चुना गया है? ICAI के रूप में किसे चुना गया? रणजीत कुमार अग्रवाल, चरणजोत सिंह नंदा, या प्रदीप शर्मा, या अरुण कुमार जैन। तो ये जो चुना गया है, ये ऑप्शन बी चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है, को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 73वें जो अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इससे पहले ये सी ने ए ना आई ए क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी,
यहाँ पर लिखा है ICAI के उपाध्यक्ष रहे थे। तो हम अगर बात करें, जो ये आप देख पा रहे होंगे, जो चरणजीत सिंह नंदा को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया के 73वें अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कहता है कि दिल्ली NCR में PM25 में पराली जलाने का योगदान कितना पाया गया था। जो प्रदूषण होता है, ठीक है, उसमें पराली जलाने का जो योगदान था 5%, 10%, 14%, 20%। तो जो पराली जलाने से जो वातावरण में जो भी प्रदूषण होता है वो 14% इसका योगदान था। जो ये 14% योगदान था, जब अध्ययन किया गया और पाया गया कि पंजाब जैसे हरियाणा हो गया, उसमें पराली जलाने से क्या होता है, दिल्ली के NCRT में जो PM2.5 में केवल 14% यह योगदान था। और अगर हम कहें जितने भी अन्य अगर हम देखें जो पर्यावरणीय कारक जो भी थे, इसके लिए दिल्ली जिम्मेदार है। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे 168 नंबर का प्रश्न है, GDKP का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, GDP का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कहना चाह रहा है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य GDKP का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मापना है, या सांस्कृतिक विकास को, या शिक्षा सुधार। तो ये कहता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मापना होता है। तो ज्ञान आधारित घरेलू उत्पादन का उद्देश्य ज्ञान आधारित गतिविधियों जैसे अनुसंधान, विकास, सॉफ्टवेयर, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं अपना योगदान देना, इसका महत्व है। तो अब अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, ये मणिपुर में जब राष्ट्रपति शासन का मुख्य कारण क्या था, जब राष्ट्रपति शासन लगाना क्या है। ठीक है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का मुख्य कारण क्या है। तो आर्थिक मंदी है, जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता है, या शिक्षा सुधार है, या पर्यटन में गिरावट। तो आप सभी को अगर आपने मणिपुर के हालात देखे होंगे तो इससे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो इसका जो मेन उद्देश्य है जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर दिया गया है। तो क्योंकि आप सभी को पता है मई 2023 में से क्या है, मणिपुर कहीं ना कहीं चल रहा, हमने देखा था मणिपुर में कुकी और मेतेई जो समुदाय हैं उनके बीच कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला था। और राज्य सरकार की राजनीति जो स्थिरता थी उसके कारण कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू किया गया है। तो यह देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 63 नंबर का प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते का लक्ष्य क्या है। जो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, व्यापार को 500 मिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, पर्यटन को प्रोत्साहन देना है, कृषि में। तो ऑब्वियसली यही होगा ना कि हम 500 मिलियन डॉलर तक पहुंचना ये लक्ष्य रखा गया है। तो भारत और अमेरिका ने क्या करा, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को 500 मिलियन डॉलर तक ये पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और व्यापार संबंधों को मजबूत करना, कहीं ना कहीं साझेदारी दोनों देशों के बीच होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। यहाँ पे UPI पर फ्री सेक्शन क्रेडिट लाइन अब तक किसके लिए उपलब्ध है, ये आपको बताना है। केवल बड़े बैंक के लिए, छोटे वित्तीय बैंक के लिए, विदेशी बैंक के लिए है, या फिर निजी कंपनियों के लिए। तो आपको मैं बता दें, ये जो थे छोटी वित्तीय बैंकों के लिए था। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI में जो प्री सिलेक्शन क्रेडिट लाइन के लिए जो भी छोटी वित्तीय बैंकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया, जिससे ग्राहकों को क्रेडिट सुविधा में कहीं ना कहीं आसानी हो। तो ये तमाम इसकी चीज़ थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय 2025 में कितनी होने के अनुमान यहाँ पर है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें 2024-25 में कितनी होने के अनुमान है, तो यहाँ पर जो होने के अनुमान है 1 लाख 2 लाख 64,000 या 3 लाख या 2 लाख के आसपास ये एक हैं। तो ये आपको बताना है। तो मैं आपको जो बताऊं कि ये कहता है कि उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय 2.74 लाख। देखिए 2,74,000
के आसपास ये अनुमान लगाया गया है, क्योंकि उत्तराखंड का जब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जब रिलीज किया गया था तो राज्य की जो प्रगति व्यक्ति आई जो निकल के आई थी 2,74,000 ये लाख रहने के अनुमान यहाँ पर लगाया था कि अगर हम पिछले साल की अगर तुलना में देखें तो कहीं ना कहीं इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो यह देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किस जगह पे हुआ था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्वास्थ्य मंत्रालय CCUM में, ये आयुष मंत्रालय में, ये नीति आयोग में। तो कहाँ किया गया था, तो आपको मैं बता दूँ CCRUM में ये सम्मेलन किया गया था। और जो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान में अगर हम बात करें, नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा राष्ट्रीय सम्मेलन का ये आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य बेसिकली अगर हम कहें यूनानी चिकित्सा के महत्व को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना था और उसके अनुसंधान को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा ये देना था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह पश्चिमी बंगाल का जो बजट था 2025 में सड़कों के लिए कितना आवंटन किया गया। सड़कों की बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी बंगाल ने जो बजट जारी किया गया सड़कों के लिए कितना आवंटन है, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ या 500 करोड़। तो आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर जो पश्चिमी बंगाल ने 1,500 करोड़ रुपए का बजट सड़कों के लिए किया गया है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने किया गया था जो पथश्री, इसका नाम रखा गया पथश्री योजना के तहत। क्वेश्चन पूछा जाएगा पथश्री योजना किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंधित है। जो पथश्री योजना के तहत सड़कों के विकास की बात की गई है, उसमें जो भी मरम्मत है उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट आवंटित किया है, जिससे कि अगर हम देखें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं सुधार यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब 60 ब्लूमबर्ग सूची में एशिया के सबसे अमीर परिवारों में कौन शीर्ष स्थान पर है, ये आपको बताना है। मिस्त्री परिवार है, जिंदल परिवार है, या अंबानी परिवार है, तो या हंटोनो परिवार है, तो कौन है आपको बताएं। तो बेसिकली ही आप सभी को पता है इंडिया के रिचेस्ट या कहें रिच फैमिली है अंबानी परिवार। तो मुकेश अंबानी की जब हम बात करते हैं, मुकेश अंबानी का जो परिवार है ब्लूमबर्ग में एशिया के सबसे अमीर परिवारों की श्रेणी में से रखा गया सूची में अगर कहें तो 90.5 बिलियन की संपत्ति के साथ ये शीर्ष स्थान पर हैं, तो यह देखिएगा। ठीक है, 69 की अगर हम बात करें, ये कहता है कि विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो 50वां, 38वां, 25वां, 10वां, तो भारत का 38वां ये स्थान है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 में अगर हम बात करें, भारत ने 139 देशों में अपना जो स्थान बनाया 38वां स्थान पर यह प्राप्त किया, जो कि आपूर्ति श्रृंखला के रूप में कहीं ना कहीं सुधार हमें देखने को दर्शाता है। अब ये कहता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 कितना तक पहुंच गया। ठीक है, 5 अरब, 6 अरब, ना 500 अरब, 600 अरब, 638.26 अरब या 700 अरब, तो कितना पहुंच गया। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आपके पहुंच गया है ऑप्शन सी 638.26 अरब तक ये पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधार पर अगर हम देखें, जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 638.26 अरब तक ये पहुंच चुका है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं स्थिरता को कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देख पा रहे हो 71वां नंबर का प्रश्न, लवलीना बोरगोहेन ने, यह देख लवलीना बोरगोहेन ने 38वें जो नेशनल गेम में किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है। 50, 66 या 75 या 63.5 किग्रा पे। तो जो लवलीना ने जो महिला 75 किग्रा वर्ग में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या करा, ये स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है, याद देखें। और ये जो पदक जीता है, जो फाइनल में जो पासु राठौर को इन्होंने क्या करा 5-0 से हरा कर ये जीती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भारत ने किस क्षेत्र में 100 GW क्षमता पार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या विद्युत में, तो या जल विद्युत में। तो जो भारत ने यह 100
गीगावाट की क्षमता, जो गीगावाट की जो क्षमता पार करी है, वो अगर हम बात करें, वो ऊर्जा सौर ऊर्जा में ये कारनामा कर दिया है। तो ये सौर ऊर्जा में जो नवीनीकरण ऊर्जा में अपनी वैश्विक स्थिति कहीं ना कहीं इसने मजबूत कर ली है। तो 73वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कनाडा या डभोटा में या मंडी में, शिमला में? तो बता सकते हैं, यह डभोटा बी है। तो ये डभोटा सोलोन में ये प्लांट हिमाचल प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है BIMSTEG युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, गांधीनगर में, पटना में या जयपुर में? जो ये किया गया था, ये गांधीनगर में इसे किया गया था, याद कर लीजिए। जो गांधीनगर में ये आयोजित किया था, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, देश में युवाओं के बीच कहीं ना कहीं सहयोग की भावनाओं को विकसित करना था, ठीक है। अब अगला प्रश्न, तो 75वें नंबर का, भारतीय नौसेना का प्रमुख थिएटर स्तरीय अभ्यास टेरोट्रोसक्स कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? ये आपको बताना है। टेरोपेसिक कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? प्रति वर्ष किया जाता है, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय? तो आपको बताना है, ये जो किया जाता है ये द्विवर्षीय किया जाता है, आपको याद रखना है। तो ये अभ्यास 2 वर्षों में आयोजित किया था। इसमें नौसेना हो गया, आपके वायुसेना होगी, और जो तटरक्षक बल इसमें भाग लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 76वें नंबर का प्रश्न, केंद्र सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि इस बार जारी की गई है? 6,000 करोड़, 6,000 या 75 करोड़, या फिर 100 करोड़, या फिर 10,000 करोड़? तो आपको मैं बता दूं, जो ये किया गया था 8,800 करोड़ रुपये भारत सरकार ने इस समय जारी किए गए हैं। तो इस धनराशि से PMKVS, जिसे हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल योजना की अगर हम बात करें, 4.0 सहित विभिन्न जितनी भी योजनाएं हैं, उनके तहत युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार कौशल से जोड़ने के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 77 नंबर का, नया ये आयकर विधेयक किस वर्ष संसद में पेश किया गया? 2024, 25, 26, 27 में? तो ऑब्वियसली आपको पता है 2025 में, 24 में से किया गया था। नया विधेयक था ये, वित्तीय विधेयक कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 2024 में संसद में से पेश किया गया था, ठीक है। तो 78 नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश की ड्रोन नीति 2025 के तहत अधिकतम कितनी पूंजी सब्सिडी दी जाएगी? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़? बताइए जल्दी, जिसे भी आता है उसका आंसर देते हुए चलेगा। तो जो ये है, इसका जो राइट आंसर है, ये 30 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो ड्रोन निर्माण इकाइयों को अधिकतम अगर हम कहें 30 करोड़ तक की पूंजी की सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी, ये कह रही है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 79 नंबर का। इसके बाद ये 80 तक की जो श्रृंखला रहेगी, अंतिम प्रश्न रहेगा। तो ये कहता है कि IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण विकसित करने में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सफल रहे हैं? यहाँ पर सिडनी के थे, या किंग्सलैंड के थे, या मेलबर्न के थे, या एक्सलेट के थे? तो किस विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे? तो आपको बता दूं, ये किंग्सलैंड नहीं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्सलैंड के अभ्यर्थियों ने IVF तकनीक से कंगारू का भ्रूण विकसित करने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल कर ली है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी जो संकटग्रस्त जितने भी प्रजातियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी संरक्षण में कहीं ना कहीं मदद यहाँ इसमें मिलेगी। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये देख पा रहे होंगे। ये कहता है कि 32वें भारतीय कला इतिहास, देखिए 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस की थीम क्या थी? महाकाव्यों में, भारतीय महाकाव्यों में कला, आधुनिक भारतीय कला की बात करें, पारंपरिक भारतीय चित्रकला, और साथ ही इसका जो अगला प्रश्न है, ये मूर्ति कला और स्थापत्य कला। तो बता सकते हैं तो क्या? तो इसकी इस बार जो कांग्रेस की जो थीम थी, तो वो थी भारतीय महाकाव्यों में कला की। जब हम बात करते हैं तो भारतीय महाकाव्य कला
कहीं पे ये बेसिकली इसको रखा गया था, ये इस वर्ष की ये थीम थी। ठीक है, तो मुझे लगता है आई थिंक यहाँ तक के जितने भी प्रश्न मैंने आपके जो सामने रखे हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करोगे और ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस श्रृंखला को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।